हेलो स्टूडेंट्स, सुपर जीके एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सक्सेना आज आपसे करंट अफेयर्स के कुछ और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शेयर करूंगा। इस वीडियो में मैंने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे राम जन्मभूमि पूजन, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यूपीएससी के चेयरमैन, नए चेयरमैन से संबंधित कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जा सकने वाले प्रश्नों को शामिल किया है, तथ्यों सहित शामिल किया है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसे संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष 7 अगस्त 2020 को नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए प्रदीप गंगवार, ऑप्शन बी राजीव महर्षि, ऑप्शन सी अरविंद सक्सेना और ऑप्शन डी प्रदीप कुमार जोशी। तो सही उत्तर जो है वो है प्रदीप कुमार जोशी। 7 अगस्त 2020 को प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। उन्होंने किसका स्थान लिया है? उन्होंने अरविंद सक्सेना का स्थान लिया है, जो कि 7 अगस्त 2020 को सेवानिवृत्त हो गए। अब इससे कौन कौन से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये फ्रेम हो सकता है, क्या लोक सेवा आयोग का वर्णन भारतीय संविधान में है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो हाँ, संविधान में इसका उल्लेख है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लोक सेवा आयोग का वर्णन संविधान के आर्टिकल 315 से 323 के मध्य किया गया है। और इससे क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है? और इससे यह क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि यूपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? तो यूपीएससी के चेयरमैन को भारत का राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि यूपीएससी के चेयरमैन का कार्यकाल कितना होता है? तो यूपीएससी के चेयरमैन का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए तक होता है। एक क्वेश्चन यहां पे और क्या फ्रेम होता है कि यूपीएससी के चेयरमैन की सैलरी कितनी होती है, उसे वेतन प्रतिमाह कितना प्राप्त होता है? तो यूपीएससी के चेयरमैन को ₹2,50,000 पर मंथ प्राप्त होते हैं और यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं उनको प्रतिमाह ₹2,25,000 प्राप्त होते हैं। अर्थात यूपीएससी के चेयरमैन को 2.5 लाख रुपए महीने मिलते हैं और यूपीएससी के मेंबर्स को जो है वो 2.25 लाख रुपए महीने मिलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्न में से किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जगदीश मुखी, ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन सी रजत अस्थाना और ऑप्शन डी राजीव कुमार। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत का नया कैग, भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पहले क्या थे? गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे वो इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अब इससे और क्या क्या प्रश्नों का निर्माण हो सकता है या और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? तो पहला प्रश्न तो यही बन सकता है, क्या सीएजी का वर्णन संविधान में है? तो हमारा उत्तर होगा हाँ, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका संविधान में वर्णन है। इसका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल 148 से 151 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। 148 to 151 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में 148 to 151 आर्टिकल में इसका वर्णन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का वर्णन किया गया है। अब इससे संबंधित और क्या क्या प्रश्न फ्रेम हो सकते हैं? तो एक तो ये कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम लोग कैग भी कहते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब बात ये आती है, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं तो इसे हटाया कैसे जा सकता है, हटाता कौन है? तो इसकी जो प्रक्रिया है, कैग को हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल न्यायाधीशों की प्रक्रिया के समान है। जिस तरह न्यायाधीशों को महाभियोग या इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है, वैसे ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को महाभियोग, जिसे हम इम्पीचमेंट भी कहते हैं, के द्वारा हटाया जा सकता है। यहां आपको एक और महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी पद को धारण नहीं कर सकता है। अर्थात रिटायरमेंट के बाद वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर किसी भी पद पर कार्य नहीं कर सकता है। अब कैग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो सारे मैंने आपको बता दिए। यहां एक तथ्य और रह जाता है, वो ये कैग का कार्य क्या होता है। कैग का कार्य ये होता है
कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खातों का ऑडिट करता है और राष्ट्रपति और राज्यपाल को यह रिपोर्ट करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 6 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मनोज सिन्हा, ऑप्शन बी अजीत डोभाल, ऑप्शन सी प्रभात कुमार और ऑप्शन डी कलराज मिश्र। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल 6 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है। अब हम जान लेते हैं कि मनोज सिन्हा है कौन। मनोज सिन्हा पहले पूर्व में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं और गाजीपुर से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन वर्ष 2019 में ये लोकसभा का चुनाव हार गए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण के लिए आयोजित भूमि पूजन किस तिथि को हुआ? ऑप्शन ए 3 अगस्त, ऑप्शन बी 4 अगस्त, ऑप्शन सी 5 अगस्त और ऑप्शन डी 6 अगस्त। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा सी, अर्थात 5 अगस्त। ये तारीख जो है वो ऐतिहासिक तारीख है। इस तारीख को किसने पूजन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के मंदिर के लिए निर्माणित आयोजित भूमि पूजन और कार्य के आरंभ का जो है वो 5 अगस्त को किया। और यहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ही भारतीयों के लिए ऐतिहासिक दिन था, तो यहां और कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं? एक तो ये बन सकता है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के प्रमुख वास्तुकार कौन थे, आर्किटेक्ट कौन थे? तो इसका उत्तर होगा चंद्रकांत सोमपुरा ने जो है अयोध्या में राम मंदिर का आर्किटेक्ट तैयार किया है। और क्या क्या प्रश्न हो जाएगा? अयोध्या कहां स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो हम सभी को मालूम ही है कि अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि इस जो मंदिर बनेगा इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो इसकी ऊंचाई 161 फीट होगी। एक प्रश्न और बहुत अच्छा तैयार होता है कि अयोध्या जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोगों को बता दूं, अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 4 अगस्त 2020 को जारी सिविल सेवा परीक्षा 2019 के परिणामों में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? ऑप्शन ए टीना डाबी, ऑप्शन बी प्रदीप सिंह, ऑप्शन सी राजीव सिंह और ऑप्शन डी सुमन चौहान। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो होगा प्रदीप सिंह। हाल ही में अर्थात 4 अगस्त 2020 को सिविल सेवा परीक्षा 2019-20 के परिणाम जारी हुए। ये यूपीएससी जो है वो सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम जारी करता है और इसमें जो है वो प्रदीप सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इसका सही उत्तर जो हुआ वो प्रदीप सिंह जो हैं वो हरियाणा के मूल निवासी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर। हमीद बकाई को निम्न में से किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी आइवरी कोस्ट, ऑप्शन सी अंगोला और ऑप्शन डी मंगोलिया। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा वो होगा आइवरी कोस्ट, जिसे कोट डी आइवरी भी कहते हैं। हमीद बकाई को जो है वो आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आप लोगों ने इस देश का नाम नहीं सुना होगा क्योंकि ये देश प्रचलन में ज्यादा या चर्चा में नहीं रहता है। यह एक अफ्रीकी देश है। और इससे रिलेटेड फैक्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि कोट डी आइवरी की राजधानी क्या है? तो आपको बता दें कि कोट डी आइवरी की राजधानी जो है वो यामोसुक्रो है। और इसकी लैंग्वेज क्या है? इसकी लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि आइवरी कोस्ट की जो है, जैसे कोट डी आइवरी भी बोला जाता है, इसकी करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी जो है वो फ्रैंक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। किस राज्य ने एक मास्क जिंदगी अनेक नामक अभियान हाल ही में प्रारंभ किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। यहां पर जो सही विकल्प है या सही उत्तर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने एक मास्क जिंदगी अनेक नामक अभियान हाल ही में प्रारंभ किया है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट और क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम मालूम होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हुए कि मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय जो है वो जबलपुर में है। और हाई कोर्ट की बेंच मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ है? तो हाई कोर्ट की बेंच मध्य प्रदेश में ग्वालियर और इंदौर में है। और एक बात बता दें, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि हाल ही में
बाघ गणना रिपोर्ट जारी हुई है, उस बाघ गणना रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ पाए गए हैं। उस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जो टाइगर हैं वो मध्य प्रदेश में हैं, जिनकी संख्या 526 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देश का पहला हिम तेंदुआ सर्वेक्षण केंद्र किस स्थान पर बनेगा? ए चमोली, बी उत्तरकाशी, सी अल्मोड़ा और डी रुद्रप्रयाग। तो देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र वो उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी किस राज्य में आता है? उत्तरकाशी जो है वो उत्तराखंड में आता है। उत्तराखंड से रिलेटेड फैक्ट कौन कौन से हो गए कि उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस क्या है? तो उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस जो है वो 9 नवंबर 2000 है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या उठता है इसमें, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? बहुत सरल सा लगता है। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी तो कोई भी बता सकता है कि देहरादून नहीं, लेकिन अभी क्या है, ये राजधानियां दो हो गई हैं, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। उत्तराखंड की जो शीतकालीन राजधानी है वो देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी हाल ही में गैरसैंण को बनाया गया है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं कि उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहां है? उत्तराखंड का उच्च न्यायालय जो है वो नैनीताल में है। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। अच्छा, वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में उत्तराखंड की राज्यपाल जो हैं वो बेबी रानी मौर्य हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 9 पर। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? ए 8, बी 10, सी 12 और डी 15। तो भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को 10 जो है वो ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं। यहां पे और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा? यहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होगा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति जो हैं वो अब्दुल हमीद हैं। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? तो बांग्लादेश की करेंसी टका है। और बांग्लादेश में भाषा कौन सी बोली जाती है? बांग्ला और अंग्रेजी। ठीक है, अब आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 पर। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी भी कहा जाता है, जिसे सेबी भी शॉर्ट में सेबी भी कहा जाता है, के चेयरमैन जिनका कार्यकाल विस्तारित कर फरवरी 2022 तक कर दिया गया है। ऑप्शन ए विजय शर्मा, ऑप्शन बी शेखर अस्थाना, ऑप्शन सी अजय त्यागी और ऑप्शन डी नरेश तोमर। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है अजय त्यागी। सेबी के जो चेयरमैन हैं वर्तमान में वो अजय त्यागी हैं और उनका 5 अगस्त 2020 को उनका कार्यकाल 18 महीने बढ़ाया गया है और ये फरवरी 2022 तक कर दिया गया है। अब इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्या क्या हो सकते हैं कि सेबी की फुल फॉर्म क्या है वो मैंने आपको लिखी दी है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड है। अब एक बात है, सेबी की स्थापना कब हुई? तो सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन इसे विधिक दर्जा जो है सेबी एक्ट 1992 में आया था, तो इसे 92 में जो है वो एक पूरी तरह से विधिक मान्यता या कानूनी मान्यता मिल पाई। और क्या पूछते हैं, सेबी का हेडक्वार्टर क्या है? तो सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई है। और क्या बात है, सेबी का कार्य क्या है? तो सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है, सेबी एक नियामक संस्था है जो शेयरों की खरीद फरोख्त की बिक्री का कार्य को देखती है। मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को क्लिक करें। धन्यवाद।